हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पार्ट 2 चैप्टर 13। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, किस किस तरीके से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो एल्केन परफॉर्म करता है, कौन कौन सी रिएक्शन है जो एल्केन परफॉर्म करता है। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, कन्वर्जन्स में यूज होती हैं और इवन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में यूज होती है। और आप ऐसी रिएक्शंस को 12th में बहुत ही लार्ज स्केल पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायंस की। देखिए, जैसे आपको पता है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। आपने जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, 2 तरह के क्लीवेज या 2 तरह के फिजन पढ़े होंगे। पहला पढ़ा होगा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें जो जनरेट होता है वो होता है फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा। और आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल एंड एनर्जेटिक होते हैं। कार्बोकेटायंस फॉर्म होते हैं हाइड्रोलिटिक फिजन में, एंड आपके जो कार्बोएनायंस फॉर्म होते हैं वो भी हाइड्रोलिटिक फिजन में बनते हैं। ठीक है बेटा, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फ्री रेडिकल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फ्री रेडिकल्स पहला होता है बेटा आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। दूसरा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इसको हम 1 डिग्री से शो करते हैं बेटा। ये होता है 2 डिग्री से। एक होता है टर्शियरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, दिस इज डिनोटेड बाय 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है पहले देखिए। फ्री रेडिकल किस तरीके से होता है? कार्बन के ऊपर एक रेडिकल होता है, एक पॉइंट होता है जो शो करता है रेडिकल। ना ही वो नेगेटिव होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जो इसकी 3 वैलेंसीज बची, उसकी वो कार्बन के बॉन्ड होंगे या फिर बॉन्ड हो सकते हैं किसके? हाइड्रोजन के, या फिर और किसी चीज के बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन इसका चौथा बॉन्ड कब बनेगा? जब एक दूसरा रेडिकल आएगा और इस रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा या हटा देगा, तो ये चौथा बॉन्ड अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल हमेशा रिएक्ट करता है एक रेडिकल से। रेडिकल हमेशा किससे रिएक्ट करता है? रेडिकल से। रेडिकल ना ही पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, रेडिकल ना ही नेगेटिव से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेडिकल आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है होमोलिटिक फिजन में। ये किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचता, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को वापस लेता है होमोलिटिक फिजन के अंदर। ठीक है बेटा, 3 तरीके के आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? जिस कार्बन पे आपका रेडिकल है वो एक ही साइड से कार्बन की चेन होगी उसकी साइड में, और बाकी के जो होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोजन। क्या होंगे? हाइड्रोजन। मतलब जिस कार्बन पे रेडिकल का चार्ज है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा होगा, और बाकी के 2 होंगे उसके पास क्या? हाइड्रोजन। सेकेंडरी क्या होता है? जिस कार्बन पे रेडिकल है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरा होगा और एक साइड से वो हाइड्रोजन से। टर्शियरी क्या होता है? जिस कार्बन पे रेडिकल होता है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से घिरा होता है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है बेटा? आपको ये याद रखना है, ये आप सब जीओसी के अंदर पढ़ चुके हो। इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में इसका बहुत यूज है, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करा रहा हूं। स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? टर्शियरी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है आपका सेकेंडरी, देन होता है आपका प्राइमरी।
फिर आता है आपका कार्बोकैटायन। एक कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं क्या, कार्बोकैटायन। ऐसे ही कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं क्या, कार्बोएनायन। इसकी भी बाकी 3 वैलेंसीज हैं, सेम हेयर, इसकी भी 3 वैलेंसीज हैं। ये भी 3 तरीके से डिवाइड होता है, प्राइमरी, 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, दिस इज टर्शियरी 3 डिग्री। प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा होता है, बाकी क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन। क्या होंगे, हाइड्रोजन। सेकेंडरी क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से अटैच्ड होता है, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। टर्शियरी क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से घिरा होता है बेटा। और इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या होता है, सेम एज अबव, मतलब फ्री रेडिकल के बिल्कुल ही सेम होता है, बिल्कुल ही सेम होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है बेटा। एक होता है आपका क्या, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन भी 3 तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड से कार्बन की चेन से घिरा होगा और बाकी के क्या होंगे, हाइड्रोजन। सेकेंडरी क्या होता है, जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड से ही, 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरे होंगे और तीसरा साइड होगा हाइड्रोजन। टर्शियरी क्या होता है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो तीनों साइड से, कहां से, तीनों साइड से आपके कार्बन की चेन से घिरे होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कार्बन की चेन ही हो, हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। लाइटर एलिमेंट्स की बात ना हो तो वो R को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे R की जगह OH हो तो भी वो टर्शियरी की कैटेगरी में आएगा, बस R को नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि R होता है आपका बहुत ही स्मॉलेस्ट एटम है, सॉरी H बहुत ही स्मॉलेस्ट एटम है, इसीलिए। ये वैसे आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, GOC के अंदर। हाइपर कॉन्जुगेशन इसके रीजंस बताता है कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर किस वजह से यहां पे लगा हुआ है। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 to 1 है तो कार्बोएनायन का क्या होगा बेटा, इसका ऑब्वियस है कि रिवर्स होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका होगा 1, 2 एंड 3। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हैलोजिनेशन रिएक्शंस में यूज होता है, आपके मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल्स में यूज होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है हैलोजिनेशन। इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, अगर आप किसी अच्छे ऑथर की देखोगे बुक तो उसमें आपको मिलेगा ये FR-SR की तरह भी दिखता है, FR-SR मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को रिएक्शन साइड से क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ये सेम है जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से बताया जाता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बैलेंस करना ही होगा रिएक्शंस को, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सपोज करिए कोई भी एल्केन है,
कोई भी एल्केन है आपके पास, कोई भी एल्केन है, ठीक है। एल्केन बहुत वैरायटीज के हो सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये आपके लीनियर हो गए, जो मैं बोल रहा हूं ब्यूटेन, पैंटेन, हेक्सेन, ये आपके लीनियर हो गए। लेकिन ऐसे भी एल्केन्स हैं जो ब्रांचेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रांचेस फॉर्म में, जिसमें रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। क्या होगी? रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। आप समझे नहीं होगे मैंने क्या बोला? मैं आपको यहां पे मैकेनिज्म के थ्रू दिखाऊंगा कि एल्केन में फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी किस तरीके से अलग अलग पाई जा रही है और कौन से कंपाउंड अच्छे यील्ड में बनेंगे। अच्छे यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट कौन मेजॉरिटी में बनेगा या फिर प्रोडक्ट कौन सा माइनॉरिटी में बनेगा। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सपोज आपके पास कोई भी रैंडम एल्केन है, कोई भी रैंडम एल्केन है, कोई सा भी एल्केन है, इसको हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और ये होता है H-म्यू। इसको हम सनलाइट भी कहते हैं। क्या बेटा? सनलाइट। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एक थ्योरी है, नाम है उसका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। साइंटिस्ट थे मैक्सवेल प्लांक्स। साइंटिस्ट थे कौन? मैक्सवेल प्लांक्स। ये जर्मनी के बर्लिन के थे, जर्मनी के बर्लिन के। उन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन। तो ये जो है, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू वाला ही है बेटा, जिसको हम सनलाइट के फॉर्म में जानते हैं। रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ काइंड ऑफ लाइट। तो ये हर तरीके के प्रकार के एनर्जी ही है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। वर्क हो, हीट हो, एनर्जी हो, सब चीजें एक ही है, क्योंकि सबकी यूनिट एक ही है, वो है जूल। क्या है? जूल। तो अगर हम क्या करें कि किसी भी एल्केन के अंदर हम Cl2 गैस, क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, सनलाइट, जिसको हम सनलाइट कह रहे हैं, यहां पे डाल दें, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देगा। मोस्ट स्टेबल एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहां हम Cl ले रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या? क्लोराइड। अगर यहां पे हम कोई सा भी रैंडम हैलाइड लेते, हैलोजन लेते, तो हम यहां पे हैलाइड लिखते, क्योंकि हमने यहां पे Cl2 ले लिया है, मैंने गलती से ही ले लिया है, तो इसको मैं क्लोराइड करता। फर्क कोई पड़ता नहीं है। अगर मैं Br2 डालता तो यहां पे एल्काइल ब्रोमाइड बनता। लेकिन एक और चीज है, अगर मैंने Cl2 डाला तो मेरे को जो लाइट यूज करनी पड़ रही है वो सनलाइट यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि सनलाइट की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग होती है। अगर मैं यहां पे डालता Br2 के लिए मुझे अल्ट्रावायलेट रेज यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी सफिशिएंट होती है। आपको पता है Br क्लोरीन से बड़ा एटम है, तो Br और Br के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू द Cl एंड Cl। तो Br और Br के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है एज कंपेयर टू Cl और Cl के बॉन्ड के। ये आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं पहले। स्टेप 1 में सबसे पहले मैं क्या करता हूं? इसके रिएजेंट्स को यूज करता हूं। किसको करता हूं बेटा? इसके रिएजेंट्स को यूज करता हूं। किसको? इसके रिएजेंट्स को यूज करता हूं। पढ़ लेते हैं। मेरे पास क्या है बेटा? Cl, बॉन्ड Cl है, इसको डाला मैंने H न्यू के अंदर, सनलाइट के साथ डाला, तो इसमें जो हुआ वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, आपको पता है कि अगर नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। और क्लोरीन तो आपको पता ही है कि वो एक नॉन मेटल है। क्या है वो? नॉन मेटल। 17th ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है क्लोरीन। 17th ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है क्लोरीन। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम है क्लोरीन। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फोर्थ मोस्ट। पहला होता है फ्लोरीन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, थर्ड होता है नाइट्रोजन, फोर्थ है आपका कौन सा? क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। स्टार्टिंग की 6 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से चौथा होता है क्लोरीन।
अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है बेटा, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी साइड में? दोनों की पावर बराबर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? दोनों इक्वली इसको क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहां पे Cl रेडिकल प्रोड्यूस होगा और दूसरा वाला भी Cl रेडिकल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है? ये हो गए 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, which is highly unstable, reactive, energetic, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। देखिए जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने फ्री रेडिकल को किस तरीके से समझाया? इसको समझाया इस तरीके से कि समझो फ्री रेडिकल को एज्यूम करो आप कि वो रोड पे चलता हुआ एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत शराब पी रखी है, वो बिल्कुल टल्ली है, तो वो उस तरीके से बिहेव करता है जो ये मैंने आपको 3 वर्ड्स लिखे हैं। भाई कोई भी उस चीज का ग्रहण करने के बाद, आप समझ गए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, कोई भी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है तो भाई रिएक्टिव होगा और उसके बाद कंज्यूम करने के बाद उसको एनर्जी तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है बेटा। तो आपको पता चल गया कि जो क्लोरीन रेडिकल है वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अब जैसे आपको पता है कि जो क्लोरीन है या कोई भी रेडिकल है, रेडिकल फ्री रेडिकल कभी भी किसी पॉजिटिव से अटैक नहीं कर सकता, रेडिकल कभी भी किसी नेगेटिव से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस repel to each other and opposite charges are attract to each other, same charges are repel to each other and opposite charges are attract to each other। अब जैसे मैं बोलूं कि भाई एक रेडिकल है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो यूनिवर्स के रूल फेल हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव से अटैक करता है, नेगेटिव पॉजिटिव से करता है, पॉजिटिव के साथ रिपल्शन पे होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन पे होता है। तो रेडिकल कभी पॉजिटिव के साथ ना अट्रैक्शन पे होगा ना ही वो रिपल्शन पे होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्लोरीन रेडिकल यहां 2 फॉर्म हो रहे हैं होमोलिटिक फ्यूजन से। कैसे हो रहे हैं? होमोलिटिक फ्यूजन से, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन से। अब यहां पे जो रेडिकल है, रेडिकल से रिएक्ट करता है। मैं सिंपलेस्ट, अब सेकंड स्टेप में मैं सिंपलेस्ट लेता हूं क्या बेटा? एल्केन, मीथेन ले लेता हूं। अच्छा, ये हो गया सपोज हमारे पास मीथेन। स्टेप 2 है, यहां पे बेटा मेरे पास है 2 Cl रेडिकल। क्या है? 2 Cl रेडिकल है। अब जो होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन 2 ही कंडीशन में होता है। सबसे पहली कंडीशन वो 2 सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में हो, जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन था, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि होमोलिटिक फ्यूजन तब जनरेट हो जब 2 एलिमेंट्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है और वो उन 2 एलिमेंट्स के, जैसे ये कार्बन ये हाइड्रोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो या लगभग बराबर हो। बराबर तो इनकी होती है, लगभग बराबर इन दोनों की होती है। आप इन दोनों की बात भी कर सकते हैं, इन दोनों की भी। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एक स्केल है। जैसे मेरी एक हाइट है, हाइट को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। भूकंप आता है तो भूकंप को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है, रिक्टर स्केल होता है। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक स्केल है, नाम है उसका पॉलिंग स्केल। क्या है उसका? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से हर चीजों की हर एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कर सकते हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस की कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना ही वो लेते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट होता है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां पे हम सपोज कहते हैं दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है कार्बन और हाइड्रोजन की, तो यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो
तो मान लेते हैं भाई कि यहां पे रेडिकल आ गया, यहां पे H रेडिकल आ गया, ये मान लेते हैं, ये रेडिकल। तो ये H जो है वो एक Cl के साथ निकल जाएगा तो बना देगा HCl, और जो दूसरा Cl है वो, क्योंकि इसका जो रेडिकल है वो रेडिकल से अटैक कर रहा है, तो मतलब ये नेचर के अगेंस्ट तो जा नहीं रहा, तो ये रेडिकल से अटैक करके HCl बना दे रहा है, और दूसरा रेडिकल क्लोरीन का इस C के साथ लग जा रहा है, जो बन जा रहा है आपका ये बेटा, इसका नाम देखेंगे तो 1 क्लोरोमीथेन है, 1 क्लोरोमीथेन। ठीक है बेटा, मैं अगले स्लाइड्स पे आपको बताता हूं कि कब बहुत अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेके कि आप किसी भी हैलोजिनेशन रिएक्शन में कभी भी, चाहे नीट का एग्जाम आए चाहे वो जेई का हो, आप कभी भी हैलोजिनेशन रिएक्शंस में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहले आप फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिए। फ्री रेडिकल 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा होता है स्टेबल टर्शियरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। तो दुनिया में जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, स्टेबल चीजें बनती है। क्या बनती है, स्टेबल चीजें होती है। दुनिया हमेशा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की साइड जाती है। कहां से कहां, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की साइड में। जैसे हम बात करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो इंसान तो थे नहीं, वो चिंपैंजीज थे, लेकिन उसको वो अनस्टेबल थे, आप इसको समझिए। लेकिन वो धीरे 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 करके आज के टाइम में हम जो बन गए वो इंसान बन गए। हम पढ़ने लगे, गाड़ी चलाने लगे, फोन पे बात करने लगे, टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ गई सॉरी बेटा। तो कहने का मतलब है दुनिया हमेशा कहां से कहां जाती है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के साइड में जाती है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो हमेशा मेजर वाले, जो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा ईल्ड में बनते हैं, वो कौन से होते हैं, हमेशा मेजर वाले या मेजॉरिटी में बनते हैं। जो माइनॉरिटी में बनते हैं वो कौन से होते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। कौन से होते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। देखिए, जैसे सपोज मैं कहता हूं भाई मेरे पास है ये इथेन है, मैं यहां Cl2H डाल देता हूं। अब वो मैकेनिज्म तो होगी 2 स्टेप में, मैं आपको मैकेनिज्म पे नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म आपको करनी भी नहीं है, आपको बस शॉर्ट पे क्वेश्चंस करने हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट प्रोडक्ट फॉर्म करने की, टू द पॉइंट प्रोडक्ट फॉर्म करने की। ठीक बेटा, जैसे आपको पता है कि Cl2 को, ये Cl2 है, Cl2 को अगर आप HNO के साथ डालें, Cl2 को HNO के साथ डालें तो आपका 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अच्छा, आपको पता है कि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के पास 6 बॉन्ड है ऐसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इनमें से टूटेगा कौन सा, टूटेगा वो बॉन्ड जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। सपोज मैं कहता हूं भाई कि मेरा ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला सपोज कहता हूं, तो यहां पे रेडिकल आ गया, यहां पे भी रेडिकल आ गया, तो ये कौन सा रेडिकल हुआ, ये हुआ प्राइमरी। क्योंकि जिस कार्बन पे रेडिकल है, जिस कार्बन पे रेडिकल है, जिस कार्बन पे बेटा रेडिकल है, जिस कार्बन पे रेडिकल है, जिस कार्बन पे रेडिकल है, वो एक ही साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है बेटा, ये पूरी की पूरी एक ही साइड है, तो ये प्राइमरी हुआ। इन केस अगर ये वाला टूटता तो भी यही होता, ये रेडिकल बनता, ये रेडिकल, इन सब में से एक ही बॉन्ड टूटेगा। कौन सा, एक ही वो टूटेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल को फॉर्म करेगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल को फॉर्म करेगा। तो सपोज कहता हूं कि भाई ये टूटा तो ये प्राइमरी बना, ये टूटता तो भी प्राइमरी, क्योंकि यहां पे रेडिकल होता तो ये एक साइड से घिरा है, अगर ये टूटता तो भी यहां रेडिकल होता तो एक साइड से घिरा होता। ठीक है बेटा, ये वाला टूटता तो भी प्राइमरी, ये वाला टूटता तो भी प्राइमरी, ये वाला टूटता तो भी प्राइमरी। तो मतलब इस केस में आपको जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे एक ही बनेंगे। तो यहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रोडक्ट, सिमेट्रिक रिएक्टेंट है। ठीक है, तो हम सपोज कहते हैं भाई कि ये वाला हमने तोड़ दिया, इस साइड वाला, तो इस वाले को मैं निकाल देता हूं इसके साथ, इसके एक Cl रेडिकल के साथ, तो वो फॉर्म कर देगा HCl। क्या फॉर्म कर देगा, HCl। और ये वाला निकला है इसके एक के साथ, तो इसका जो दूसरा क्लोरीन रेडिकल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले स्टेप 1 में करके दिखाया था कि अगर Cl2 को HNO के साथ रखे तो 2
दो क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये बन गया 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन। देखिए इसमें एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इस तरीके से ये है, आपको पता है यहाँ पे 2 Cl रेडिकल है। अगर ये वाला निकलता है तो प्राइमरी, क्योंकि इस पे रेडिकल आएगा तो ये एक साइड से घिरा हुआ है, ये वाला निकलेगा तो भी इससे एक साइड से घिरा हुआ, ये वाला निकलेगा तो भी एक साइड से। अगर सपोज मैं कहता हूं ये वाला H निकलता तो यहाँ पे रेडिकल, तो ये सेकेंडरी होता। ये वाला प्राइमरी बना रहा है बेटा 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला कौन सा बना रहा है सेकंड डिग्री, ये वाला कौन सा सेकंड डिग्री। क्योंकि अगर ये वाला निकलेगा तो इस पे रेडिकल आएगा, और ये जो दो साइड से गिरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये वाला निकलेगा तो भी रेडिकल आएगा, ये प्राइमरी, ओ सॉरी, ये इस साइड से भी, इस साइड से एक कार्बन की चेन है, इस साइड से भी एक कार्बन की चेन है, तो ये भी फॉर्म करेगा सेकेंडरी। सेम है, ये प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ प्राइमरी बनेंगे या सेकेंडरी बनेंगे, बनेंगे सेकेंडरी। रीजन ये क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल हो एज कंपेयर टू द प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो इस जगह पे फॉर्म होगा। इसको मैं अब कंडेंस कर देता हूं बेटा। दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी वाला बनेगा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी में ये बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट्स ये बनेंगे, बनेगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इस जगह पे भी लगेगा Cl, लेकिन वो बहुत कम यील्ड में बनेगा, प्रोडक्ट उसका बहुत कम होगा। जो रेशियो होता है ना जनरल, वो 95 और 5% का होता है। 95% जो बनते हैं वो मेजॉरिटी वाले बनते हैं। इन जनरल बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये होता है आपका 5%। इसका नाम करेंगे, जो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, नाम देखेंगे इसका तो 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। 1 क्लोरो व्हाट, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करिएगा। जैसे सपोज है हमारे पास ये, सपोज मैं इस रिएक्शन को कराता हूं Cl2 के साथ और H, इसको आपको खुद करना है। अगर मैं सपोज यहां से निकालता है H तो प्राइमरी बनता, क्योंकि ये पूरी साइड एक ही है। अगर मैं यहां से निकालता तो प्राइमरी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से गिरा है तो हमारा टर्शरी होता। इस जगह से निकालता तो प्राइमरी होता, इस जगह से निकालता सेकेंडरी, क्योंकि एक साइड और दो साइड से गिरा हुआ है। इस जगह से निकालता तो फिर से प्राइमरी होता। तो कहां लगता बेटा, इस जगह पे हमारा Cl लगेगा, क्योंकि ये है मोस्ट स्टेबल टर्शरी टर्शरी फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्शरी फ्री रेडिकल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हैलोजनेशन का रिएक्शन। FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स पे चलता है पूरा का पूरा। आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी सारी याद होनी चाहिए। इसके लिए तो आप रिएक्शंस को कर सकते हो, क्योंकि आपको जब आप ये तो आप एल्केन पढ़ रहे हो, फर्दर आप एल्कीन पढ़ोगे। एल्कीन में आप मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स भी पढ़ोगे। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे थोड़ा असमंजस में रहोगे कि भाई ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बनेंगे दोनों, लेकिन किस टाइम पे कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, वो डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल्स। क्लियर बेटा। तो चलते हैं आगे की स्लाइड पे। यह है बेटा कंबस्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, जैसे आपको पता है। एक ऐसी चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, वो हाइड्रोकार्बन होती है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबस्ट करते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबस्ट करते हो, तो दो ही चीजें फॉर्म करता है वो। एक करता है वाटर, एक करता है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ साथ में वो हीट को भी निकालता है, हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज हीट या लाइट को निकाल रहा है तो वो एनर्जी को बाहर फेंक रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी को।
एमिट कर रहा है एनर्जी को, तो जो प्रोसेस होगा वो ऑब्वियस है कि भाई वो एंडो तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो किसी भी एल्केन के अंदर अगर आप ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करा देते हैं, मतलब कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2। अगर आप जैसे एक होता है ना कि कंप्लीट कंबशन, एक इनकंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कंप्लीट होती है, जितनी भाई चाहिए उसको जलाने के लिए उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। दिस कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में जो फ्लेम जलती है वो ब्लू कलर की जलती है। कैसे, ब्लू कलर की, ब्लूइश टाइप में जलती है। और जो दूसरी होती है वो जलती है येलोइश में। जैसे सपोज मैं बोलूं आपसे कि आपके पास एक मशाल है, आप एक रोड पे दौड़ रहे हो जहां हवा है, ठीक है, तो उसकी जो फ्लेम जलेगी वो येलोइश जलेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं उसी फ्लेम को लेके आप एक गुफा में घुस जाओ, उस गुफा के अंदर भाई ऑक्सीजन तो है नहीं, क्योंकि अगर आप और अंदर तक घुसते जाओगे तो आपका दम घुटने लगेगा, शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे। तो उस टाइम पे उस गुफा के अंदर उसकी जो फ्लेम जलेगी वो कैसी जलेगी, येलोइश जलेगी। मतलब ये जो दिख रहा है उस तरीके से जलेगी वो, ठीक है। एल्केन को अगर आप O2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका CO2 प्लस वाटर फॉर्म होता है बेटा, और हीट और लाइट भी निकलती है। हीट या लाइट आप जो बोलना चाहो बोल लो। मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको बैलेंस मैंने बताया था, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंसिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच, लेकिन आप फिर भी जैसे आपके थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे हैशेस लॉ है, उसके अंदर आपको करनी होती है, नहीं तो आप प्रोडक्ट फॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो उसकी ये बेटर है कि आप उसको सीख ही लो। तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं किसी भी एल्केन को बैलेंस करने का। किसी भी एल्केन को आप बैलेंस कर सकते हो इजीली, किसी भी एल्केन को। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आप, एल्केन छोड़ो, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, जो C और S से मिलके बनते हैं, उसको बैलेंस करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जिससे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। चाहे हैशेस आ जाए, चाहे आपका गिब्स आ जाए, चाहे आपकी एंट्रोपी आ जाए, आप कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो बैलेंसिंग करने से, ठीक है। उसकी रिएक्शंस को बहुत इजीली बना सकते हो। तो देखिए, जैसे सपोज हम करते हैं भाई, हमारे पास है CXHY, हाइड्रोकार्बन होता है, C और S से मिलके बनता है। इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा X मोल ऑफ CO2 बनता है प्लस Y/2 पानी बनता है बेटा, और हीट लाइट तो निकलती ही है साथ में, जो एक्सोथर्मिक बना रही है। तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। इसको ऑक्सीजन में क्या डालना है वो देखिए, X प्लस Y/4 डालते हैं बेटा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास है सिंपल C1H4 मीथेन, C6H6 भी लेता हूं। हालांकि ये आपका एल्केन नहीं है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नाम है बेंजीन, फिर भी मैं इसको करके दिखाता हूं। आप किसी भी रिएक्शन को इससे बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली। X कितना है, 1 प्लस 4/4, ये कट गया बेटा, O2 बना क्या, X कितना है, 1 CO2 प्लस Y कितना है, 4 है, तो 4/2 इज 2 H2O। चेक करते हैं बेटा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4। चेक करिए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। कार्बन 1 है, यहां भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन चेक करिए, 4 है यहाँ पे, और ये 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। इसको आप घर पे करिएगा, मैं लिख देता हूं, और आपको रिएक्शन बैलेंस ही मिलेगी। आप अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। 6 प्लस 6/4 O2, 6 CO2, 6/2 पानी। इसको काट के इसको इक्वेट कर दीजिएगा अच्छे से, और सॉल्व करेंगे तो पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो दिस इज कंबशन ऑफ एल्केन। व्हाट, दिस इज कंबशन ऑफ एल्केन। इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन,
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यह है आपका एरोमेटाइजेशन। कोई भी एल्केन है, एन एल्केन, एल एल्केन मतलब होता है एन फॉर नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का कोई भी एल्केन है, अगर आप उसको रिएक्ट कराते हो, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। एन एल्केन ऑफ 6 or more than 6 कार्बन एटम्स on heating 773 Kelvin at 10 to 20 atm pressure in the presence of oxides of vanadium and chromium convert into the aromatic compound। थोड़ा देखिए ध्यान से। सपोज मैं कहता हूं भाई मेरे पास है एन हेक्सेन। क्या है बेटा? एन हेक्सेन है। एन हेक्सेन होता है आपका CS2 CS2 CS3 CS2 CS2, ये है बेटा। इसको आप रिएक्ट कराते हो 773 केल्विन में और 10 से 20 ATM प्रेशर पे, ठीक है। और जो इसमें यूज करते हैं ऑक्साइड, जैसे बोला गया है ऑक्साइड इसका या फिर ऑक्साइड इसका, तो ये होता है V2O5 होता है, Cr2O3 होता है। इन दोनों में से कोई सा भी यूज करते हैं। मोलोडियम का भी एक होता है, लेकिन आप उसको याद मत करिए, बहुत ही वो महंगा होता है, आप उसको याद यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लैब में जनरली वो मिलता ही नहीं है। क्रोमियम वैनेडियम के ये मिलते हैं, तो इसको हम जनरली यूज करते हैं। 6 कार्बन को ये साइक्लिक में कन्वर्ट करता है और हर जगह पे होता है अल्टरनेटली डबल बॉन्ड, तो ये इस तरीके से दिखा देता है। तो पहले कंपैरिजन में अगर आप अभी को जज करेंगे, पहले कंपैरिजन में अगर आप अभी को जज करेंगे बेटा, जज करेंगे तो पहले हाइड्रोजन ज्यादा थे, अब हाइड्रोजन कम है, तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, जिस जगह पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए उस जगह को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्या ये रिडक्शन है? बिल्कुल हाँ, ये रिडक्शन ही है। जिस जगह पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उस जगह पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन डिहाइड्रोजिनेशन। व्हाट? डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा एक और चीज है, जैसे मैं क्या कहता हूं भाई, मेरे पास है एक कंपाउंड, सपोज कहता हूं मेरे पास है ये एक आपका ब्रांच वाला है, ये वाला 7 कार्बन का हो गया, लेकिन 6 ही लंबे में है, एक है ब्रांच इसकी, तो ये तो आपको पता है एरोमेटिक में हो जाएगा, तो ये लटक जाएगा नीचे, तो ये बना देगा टोलुइन। टोलुइन क्या होता है आपका? बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज टोलुइन। व्हाट? टोलुइन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, टोलुइन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 इज टोलुइन। व्हाट? टोलुइन। इसका अगर IUPAC करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड दिस इज 6। तो 2 पे मिथाइल है क्योंकि वो CH3 है एक कार्बन का, तो मिथ से साउंड करेंगे। एज ए ब्रांच यूज कर रहे हैं तो आइल लगाएंगे लास्ट में। 2 कार्बन की ब्रांच होती तो इथाइल बोलते, 1 कार्बन की है तो मिथाइल बोलेंगे, 3 की होती तो प्रोपाइल, 4 की होती तो ब्यूटाइल बोलते उसको। तो 2 कार्बन की ये ब्रांच है, तो इसको लगाओ बेटा कहां पे? 2 पे है मिथाइल। लंबी चेन है आपकी सफिक्स में 6 कार्बन की और हर कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो लगा दो फटाक से एल्केन। तो कौन सा हो गया? हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन को आपने किस में लगा दिया बेटा? बेंजीन के अंदर लगा दिया, एक बचा ये वाला, तो लगा दिया ऊपर, टहनी खींच दी इसकी, तो ये क्या बन गया बेटा? वही जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है? टोलुइन बन गया। कौन सा? टोलुइन। तो ये थी आपकी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी एल्केन 6 या 6 से ज्यादा कार्बन के एल्केन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन या फिर ये, और ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम, ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट? वैनेडियम एंड क्रोमियम। क्लियर बेटा? तो इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की, वो होगी 4th। ये है आपकी कौन सी बेटा? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है बेटा?
आपके पास कोई भी एल्केन है, कोई भी एल्केन है, किसी भी एल्केन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के अंदर, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो एल्केन है वो प्रोडक्ट में पॉसिबल आइसोमर्स को फॉर्म कर देता है, उस एल्केन के पॉसिबल आइसोमर्स को फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा? पॉसिबल आइसोमर्स को। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे जो आइसोमर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ब्यूटेन से। मीथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, इथेन का कोई आइसोमर नहीं होता, जीओसी के अंदर आप पढ़ चुके हो। प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं होता, आइसोमर स्टार्ट होते हैं आपके ब्यूटेन से। सपोज हम बात करते हैं, मैं बॉन्ड लाइन में बना देता हूं, चलो इसको मैं ऐसे नॉर्मली बना देता हूं, फिर बॉन्ड लाइन में खींच दूंगा सारे। ये डाल दिया आपने किसके अंदर बेटा? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या? HCl। तो इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, एक तो हमारे पास है ही, तो ये फॉर्म नहीं होगा, इसके जो बनेंगे तो ये बन जाएगा 4 कार्बन की लंबी चेन है, 4 कार्बन की लंबी चेन को छोड़ो, एक कार्बन की चेन को डाल दो ब्रांच में और 3 कार्बन की सफिक्स रखो। वैलेंसीज मेरे ख्याल से आप पूरी कर लोगे। ये लगा दो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इसने 3 बना, इस पे 1 होंगे, इसमें 1 बना, इस पे 3 होंगे, इसने 1 बना, इस पे 3 होंगे, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं? 4। तो जितने उसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए कार्बन के साथ, उसके जो एडिशनल है वो लगा दीजिए हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी हो जाती है पूरी। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हाट? 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। सपोज मैं कहता हूं भाई मेरे पास है पेंटेन, ये है, एक और लेता हूं भाई, हेक्सेन लेता हूं वाला 6 कार्बन। तो इसके पॉसिबल कौन कौन से बनेंगे बेटा? सबसे पहले ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही बना हुआ है रिएक्टेंट में। जो बनेगा, एक कार्बन को खींच दीजिए ब्रांच के अंदर, पहला ये बन जाएगा। अच्छा, अब ये ब्रांच है इस जगह से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, सेकंड पे है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, सोचता हूं, अपने दिमाग से सोचता हूं भाई इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, क्योंकि आइसोमर आप पढ़ चुके हो जीओसी के अंदर, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा। तो मैं सोचता हूं कि भाई मैं इस कार्बन को शिफ्ट कर देता हूं, यहां पे लंबी चेन 4 की रहने देता हूं, इसको यहां शिफ्ट करता हूं। फिर मैं देखता हूं इस साइड तो मैंने इसको कर दिया, लेकिन नाम तो उसका वही रहा। क्यों? क्योंकि अभी तो आप इसकी काउंटिंग यहां से कर रहे हो 1 2 3 4, क्योंकि आपका जो ब्रांच है, जो आपका प्रीफिक्स है, वो इधर से नियर बाय है। लेकिन जब आप इसको इधर लगा रहे हो तो आप काउंट करोगे इधर से, नाम तो सेम ही रहेगा, तो मतलब ही नहीं है कोई उसको फॉर्म करने का। तो एक काम करो बेटा, दूसरा क्या करो, इसकी लंबी चेन को एक और तोड़ दो, ये हो जाएगा आपका दूसरा। 3 कार्बन की लंबी चेन और 2 ब्रांच हो गए, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। व्हाट? प्रोपेन। क्या है बेटा? प्रोपेन। तो इस तरीके से ही आपको इसके फॉर्म करने हैं। आई होप आप कर लोगे। तो चलते हैं इसी बात पे नेक्स्ट वाले, जो 5th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन है उसके पास। नाम है उसका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। जैसे हाइड्रोलिसिस है, पानी डाल के किसी को तोड़ना। हाइड्रोलिसिस पानी की एनर्जी को यूटिलाइज करके किसी भी चीज को आप जब तोड़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिसिस। ऐसे ही पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस को देखिए क्या बोल रहा है पायरोलिसिस में, हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, कितना है? 773 केल्विन, डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन एंड एल्कीन। इन दोनों के अंदर वैसे इसमें एक चीज मिस है कि हाइड्रोजन गैस में भी निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस में भी निकल जाता है। वो आपको दिखाता हूं मैं किस किस तरीके से वो टूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, सपोज मैं कहता हूं भाई कि मेरे पास है, बोल देते हैं चलो ब्यूटेन है। चलो ब्यूटेन है भाई मेरे पास। क्या है बेटा? ब्यूटेन है मेरे पास।
फॉर्मूला होता है इस तरीके से इसका। ये क्वेश्चन को देखते ही आप इसके सारे कर लेंगे। पॉसिबल देखने, पॉसिबल देखेंगे बस, पॉसिबल देखते ही आप पहचान जाओगे। याद रखिए, चीजों को रटिए मत, चीजों को बारीकी से देखिए। आप कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आप चीजों के ना कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे ना तो आपको नीचे की चेन समझ आएंगी कि वो क्या कह रहा है, उसके कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर आप रटेंगे ना तो कितना रटेंगे भाई, रट के किसी का भला नहीं हुआ, रट के किसी का भला नहीं हुआ। हर आदमी चाणक्य नहीं होता, हर आदमी चाणक्य नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि भाई समझो उसको। जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास है ब्यूटेन। क्या है बेटा? ब्यूटेन है। इसको हम करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर तो वो होगा 500 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है भाई। दिल्ली का जब टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री, 48 डिग्री, लोगों के शरीर से बाहर निकलते ही स्वेटिंग होने लगती है। ये तो कितना ही है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये 500 डिग्री है। 500 डिग्री बहुत होता है बेटा। एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए 600 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए। यह है क्या? ब्यूटेन गैस होती है बेटा। गैस, आपको पता है गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एल्केन के जो स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर पेंटेन से लेके C17 तक, पेंटेन से लेके C17 तक ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन 18वें कार्बन के एल्केन, 19 के, 20 के और करोड़ों कार्बन के एल्केन जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तो गैस है बेटा। ये टेम्परेचर बहुत है इसको तोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा है इसको तोड़ने के लिए। तो ये किस फॉर्म में तोड़ सकता है? पहला, इसको ये एल्कीन बना देगा। मतलब ये आपका है, सपोज करिए C4H10 है। एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2 होता है, और जो एल्कीन का होता है CnH2n। तो देखिए यहां पे इसका जो फॉर्मूला है, इसको काट दीजिए, C4H8 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन निकल गया एक। पहला तो ये पायरोलिसिस हुआ, दिस इज पायरोलिसिस। इसमें एल्कीन और ये बना। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा और डाल के बनाते हैं, CH4 प्लस C3H6 बन जाए तो ये आपका एल्केन बन गया, मीथेन, और वो बन गया प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। क्या बन गया व्हाट बेटा? प्रोपीन बन गया, प्रोपीन बन गया। या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारा बन जाए इथेन। फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। दूसरा इथीन होता है बेटा, इथीन, C2H4। तो ये है इसके पायरोलिसिस के तरीके। ठीक है बेटा। ऐसे आप पेंटीन का कर सकते हैं, पेंटीन का जो टूटेगा वो पहला पेंटीन प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर 4 कार्बन और 1 कार्बन में, फिर 2 कार्बन 3 कार्बन में। तो आपको पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, पायरोलिसिस हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर बेटा? तो चलिए आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के अंदर। ठीक है बेटा? तो इन क्वेश्चंस को आप रिटर्न में करिएगा। आपके दोनों फोकस चलेंगे, दिमाग का भी हाथ का भी। सबसे बेहतरीन तरीका है रिटर्न नॉलेज का। आप लिख लिख के पढ़िए, आपको दिमाग में घुसता जाएगा और आप सीखते जाएंगे। आप दिन पे दिन अपने आप को देखेंगे कि हां कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट है, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगी, करने से ही होगा बेटा। ठीक है बेटा? तो चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।